हेलो नीट एस्पायरेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 7 मई 2023। ओके, अब आप देखिए नीट के स्पेशली बच्चों के लिए काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ द फिजिक्स प्रॉब्लम रहती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें इतने ज़्यादा हैं जब आप डिफरेंट बुक्स को उठाते हैं एज वेल एज डिफरेंट कोचिंग्स के मॉड्यूल वगैरह को आप उठाते हैं एंड आफ्टर दैट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने हो जाते हैं कि आप कंप्लीट इसको कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आपकी लैकिंग बनी रहती है और एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेस नेग्लिजिबल बने रहते हैं और लास्ट तक आपको लगता है कि इस यूनिट से हम एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। स्पेशली जब इन बच्चों को जेई लेवल से पढ़ाया जाता है तो समझ लीजिए नीट के बच्चों का नुकसान होता है। मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ से स्टार्ट होना है, किस रेंज पे जाकर रुक जाना है। ठीक है, इस रेंज में आपको मूव करना है। इस रेंज के क्वेश्चंस आपके इस 2023 में आएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ 0 से और उस रेंज पे जाकर रुकूंगा जहां तक आपको जाना है। ओके, काइनेमेटिक्स ब्रांच की बात कर रहा हूँ तो काइनेमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, जिनसे आप अदर क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को एग्जांपल मान के अदर क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन एक ही टॉपिक है एंड आफ्टर दैट टू डायमेंशनल मोशन एज वेल एज वेक्टर इसी यूनिट के अंदर आएगा। बट आज हम स्टार्टिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर उस पार्ट की जिस पार्ट के अंदर वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वेक्टर इन्वॉल्व होता है, बट आज स्ट्रेट लाइन मोशन के उन क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं जो वेक्टर से फ्री है। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक लेवल से। उसके बाद मैं जहां पर मैं रुकूंगा उस लेवल तक के क्वेश्चंस को आप करिए, आप आगे बढ़ जाइए, आपका टाइम बर्बाद होगा। एज वेल एज सब्जेक्ट में आपको डिफिकल्टी लेवल शुरू हो जाएगा और सब्जेक्ट से आप दूर भागना शुरू करते हैं, गिव अप करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें मैं आपको उस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को अपने चैनलाइज करिए। ये नहीं कि बीच से आपने कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस लगाने बैठ गए। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट चैनलाइज होते हैं एंड आफ्टर दैट फिर क्वेश्चंस की सीरीज आती है। तो अब आप देखिए हम कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सबसे पहले मोशन। मोशन वर्ड का मीनिंग, अब आप नीट एस्पायरेंट हैं, 2 साल पढ़ चुके हैं, 2 साल पढ़ चुके हैं तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना डिटेल में हम साल वाले बैच में जाते हैं। बट यहाँ पर टू द पॉइंट इतने से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जो चीज आप पढ़ चुके हैं वो आपकी मेमोरी में बैक हो जाएगी। स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स का मतलब मोशन से। मोशन वर्ड का मतलब एनी ऑब्जेक्ट इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग से रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है ये मोशन में कहलाता है। ओके, अब आफ्टर दैट जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है इन दिस कंडीशन उसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं बिल्कुल बेसिक, तो 9 से स्टार्ट होते हैं एज वेल एज जेईई और नीट सभी में जाते हैं। बट यहाँ बात हो रही है स्पेशली नीट की। उसके अंदर आपके सामने टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ठीक आपको पता होगा, बट एक बार मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचता है। फाइनल पोजीशन पे जब पहुंचता है तो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है इट इज डिस्प्लेसमेंट, और जो एक्चुअल पाथ इस शॉर्टेस्ट को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल और फाइनल के बीच का जो एक्चुअल पाथ है उस एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एयर रूट जो होता है, प्लेन जो मूव करता है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मूव करता है। ट्रेन से आप बस से जा रहे हो तो वो डिस्टेंस कहलाती है। ओके, एक्चुअल पाथ के थ्रू आपका ये व्हीकल जा रहा है ये आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, हालांकि आपका पढ़ा हुआ होगा, आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम 7 मई को है। आप यहां से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप इसकी एक्चुअल लेंथ लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी डिस्टेंस। अगर आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप मिलाते हैं तो वो क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम 7 तारीख को हमारा एग्जाम है और सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात क्यों कर रहे हैं, बट इतनी से टॉपिक के बाद अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। मीनिंग मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा नहीं क्योंकि अब आप नीट देने जा रहे हो।
जब मैं बोलूंगा आपके सामने क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन की रीडिंग आपकी स्लो है, लैंग्वेज पकड़ने की आपकी जो हैबिट है वो स्लो है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक बार में उसकी लैंग्वेज क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो इसका मतलब दैट मींस ये लैंग्वेज आपको एक बार भी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, और जैसी को डायग्रामेटिक की जाए तो उसको दिमाग में इमेजिन कर लेना चाहिए। अब मैं आपके सामने बोलूं अ कार इज मूविंग, अ स्कूटर इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग, दैट मींस अब अपने आप इमेजिन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट one rotation in 5 minutes. An object is moving in the circular path and complete one rotation in 5 minutes. If radius of the circular path is 2 km, then what will be the distance as well as displacement of the object after 15 minutes? 15 मिनट्स के बाद इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? दोबारा सुनिए। Object is moving in the circular path and complete one rotation in 5 minutes. If the radius of the circular path is 2 km, then what will be the distance and displacement of the object after 15 minutes? Clear? ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपने कॉन्सेप्ट यूज करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आप देखिए 5 मिनट कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है। अब अगर ये सर्कल में मूव कर रहा है, एक सर्कल पूरा करने का इसका टाइम कितना है? 5 मिनट्स है। 15 मिनट्स में ये कितने राउंड पूरा करेगा? 15 मिनट्स में ये कंप्लीट 3 राउंड पूरा करेगा। अब कंप्लीट अगर ये 3 राउंड पूरा करेगा, इट मींस किसी भी पॉइंट को आप इनिशियल कंसीडर कर लीजिए अपने दिमाग में। अब आप देखिए फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था ये उसी पॉइंट पर वापस आता है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक राउंड पूरा करने में डिस्टेंस कवर अप होती है 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होगा पाथ, उसके बाद देन 3 राउंड पूरा करने में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 2πr into 3। अब रेडियस आपको गिवन है, ठीक, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जिस यूनिट में गिवन है उसमें ही आपका आंसर आ जाएगा। अपने ऑप्शन के अंदर आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आपका ऑप्शन किस यूनिट के अंदर गिवन है। अलर्ट रहिए, टाइम कब होता है उसमें आपकी माइंड की प्रोसेसिंग जो है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अब आप देखें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर ही आपके सामने क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्या हो सकता है आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे कह दूं, अ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ and complete one rotation in 2 minutes. What will be the distance and displacement of the body after 3 minutes? अब जब 3 मिनट हो जाएगा टाइम और 2 मिनट्स में एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है, तो 3 मिनट्स में क्या हो जाएगा? अब आप देखिए ये यहां से स्टार्ट करिए और यहां से स्टार्ट करने के बाद एक राउंड पूरा हुआ, ठीक है, 2 मिनट्स के अंदर। 1 मिनट के अंदर आधा राउंड पूरा हो पाएगा। अब इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। इसके अंदर जो राउंड कंप्लीट हुए वो 3/2 1.5। इसका मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर था, वो फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब इनिशियली यहां पर है, वो फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायमीटर दैट इज 2r, डिस्टेंस हो जाएगी 3/2 into 2πr। क्वेश्चन मेडिकल में डिस्कस हुआ है, जो मैं आपके सामने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन डिस्कस्ड इन द मेडिकल एग्जाम। ओके, तो अब आप देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी भी चीज को आप क्या करते हैं, ऊपर मूव करते हैं जब आपने बेसिक पॉइंट्स को छोड़ जाते हो। अब नीट का लेवल बहुत ऊपर नहीं है, आपको कहां से स्टार्ट करके कहां जाना है, अभी मैं आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में पहुंचाता हूं वहां तक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन आपका हो सकता है। बहुत ज्यादा इसके चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से हमारे नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, और वो नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस के साथ टाइम इन्वॉल्व होता है तो स्पीड बनती है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ जब टाइम इन्वॉल्व होता है तो वेलोसिटी बनती है। अब आपसे पूछें व्हाट इज स्पीड, आपको पता होगा क्योंकि आप नीट देने जा रहे हो, बहुत छोटी सी बात आपको लग रही होगी, बट मैं आपको एक बार मेमोराइज करा रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, जो आप 9 से स्टार्ट करते हो बट बेसिक्स वही रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फार्मूला आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम
देखिए फार्मूला वही है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके साथ नेक्स्ट वर्ड इन्वॉल्व होता है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के बाद में किस पर आया, एवरेज स्पीड पर। तो स्पीड के बाद एवरेज स्पीड क्या होती है। बाय द वे इनिशियली आप इस पॉइंट से स्टार्ट ले रहे हैं और फाइनली आप यहां तक पहुंच रहे हो। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक। इनिशियल का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से आप स्टार्ट हुए और दूसरी डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचे। ये आप ट्रेन हो सकती है, ये बस हो सकती है। अब ट्रेन की स्पीड यहां से यहां तक 100 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद देन नेक्स्ट में 120 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट में फिर 80 किलोमीटर पर आवर। अब डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए ट्रेन की स्पीड डिफरेंट है। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अब ज्यादा लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको काइनेमेटिक्स में 3 लेक्चर में कंप्लीट करके बताऊंगा, 3 या 4 लेक्चर में, उसके बाद नीट कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये क्या आएगा, ये एवरेज स्पीड आएगी। अब एवरेज स्पीड पर मैं आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप अगर इसको देखें वीडियो को, पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं है तो पेन और कॉपी लेके बैठिए जब भी आप वीडियो देखें। आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन आपके सामने। अब मैं आपके टॉपिक के साथ क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहा हूं, बट जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है उसमें टॉपिक नहीं, टॉपिक आपको खुद सोचना होता है और आपको डिसाइड करना होता है कहां से क्वेश्चनिंग हुई है। क्लियर? तो यहां पर अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग a body covers the certain distance at the rate of 40 km per hour and return back at the rate of 60 km per hour. The average speed of the body will be equal to, आगे ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में नहीं लिखूंगा। ओके, क्वेश्चन मैंने बोला डिजिट में अपने मन से बोलता हूं, डिजिट आपको कहीं किसी बुक से मैच नहीं करेंगे। ओके, इसमें मेरे दिमाग में जो डिजिट आए वो मैंने आपके सामने बोल दिए। दोबारा बोलता हूं, बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस, बॉडी की जगह कार हो सकती है, एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू, आपको बॉडी की एवरेज स्पीड बतानी है, डिस्टेंस नहीं पता क्या है, सर्टेन डिस्टेंस है। बॉडी जाती इस स्पीड से और वापस दूसरी स्पीड से आती है। आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन किस पर है, एवरेज स्पीड पर है। उसका फार्मूला मैंने आपको बता दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, ठीक है भाई। अब आप देखिए इसमें क्या करते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा लगेगा आपको कुछ नहीं करना, तो फिजिक्स में आप सोच लीजिए फिजिक्स कंप्लीट लेट और सपोज पर टिकी है। हमने कहीं भी फिजिक्स में जब अटकते हैं तो हम अपना लेट और सपोज करते हैं और लेट और सपोज करने के बाद उस चीज से बाहर निकलते हैं। अब डिस्टेंस नहीं पता, आप दिमाग में इमेजिन करिए, लेट द डिस्टेंस इज x। इस ऑब्जेक्ट की जाने की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इस ऑब्जेक्ट की वापस आने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, फार्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि आप नीट के बच्चे हो, 7 तारीख को एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो, आपको काफी चीजें फार्मूला आपको पता होंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां पर आपने डिस्टेंस एज्यूम की है x। अब इस ऑब्जेक्ट को जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में इसको टाइम लगेगा दैट इज t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/40। जब ये ऑब्जेक्ट बैक होगा तो इसको टाइम लगेगा t2 इज इक्वल टू x/60। ओके, जाने में इसकी डिस्टेंस कवर की x, वापस आने में डिस्टेंस कवर की x, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2x। तो एवरेज स्पीड आएगी आपकी 2x अपॉन x/40 प्लस x/60। ओके, यहां आप देखिए आगे बढ़ते हैं, 2x अपॉन एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जब आपने एलसीएम लिया तो 120 आया, और 120 आया तो इस कंडीशन में यहां पर आएगा 3x और
और यहाँ पर आएगा 2x। 120 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट 120 इंटू 2x अपॉन 5x। क्लियर? अब आप देखिए, इसको आप कट कर लीजिए, ये x से x कैंसिल हुआ। 5 से जब आप डिवाइड करेंगे इस 120 को, तो इसका आप देखिए 5 2 जा, उसके बाद देन 4, अब ये बचता है 4 इंटू 2, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यहां पर उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आती है 48 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, ध्यान रखिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर फोल्ड हो सकता है, अ बॉडी कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कोई भी डिजिट हो सकता है। फाइंड द एवरेज स्पीड। डिस्टेंस को आप 2x मानिए, 4x मानिए, x मानिए, कॉन्सेप्ट आप ये यूज करिए, और आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ये तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपके सामने है, हमने आपको एवरेज स्पीड पर आपको एक क्वेश्चन बोल दिया, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द नीट। अब नीट में या मेडिकल एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो जब वो पूछते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी स्किल यूज कराते हैं। टाइम नहीं होता, टाइम आपको उसमें नहीं लगेगा, आपको स्किल यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं, उसका ऑप्शन बदलते हैं, वो ऑप्शन में इस क्वेश्चन में आपको दे दूंगा। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर, v1 किलोमीटर पर आवर। बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ v2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, v1 किलोमीटर पर आवर एंड v3 किलोमीटर पर आवर, वापस होती है v2 किलोमीटर पर आवर से। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू, आगे ऑप्शंस होंगे। ठीक, क्वेश्चन दोबारा सुनिए। अ बॉडी कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक एट द रेट ऑफ v2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। अभी जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फार्मूला बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ये जो मैंने आपको मेथड दिया है, इस मेथड के बगैर भी आप इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देके बैठा हूं, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें एक शॉर्टकट फार्मूला मिल जाएगा। इस शॉर्टकट से इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब वो शॉर्टकट में कन्वर्ट करेंगे, बाद में पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाइए। फिर मैं बताता हूं इसका शॉर्टकट रिजल्ट क्या होता है। ट्राई करिए बच्चों। ठीक है भाई, सोच लिया आप लोगों ने, आंसर निकाल लिया होगा। देखिए डिस्टेंस अगेन x, जाने की स्पीड है v1 किलोमीटर पर आवर, वापस आने की स्पीड है v2 किलोमीटर पर आवर। जाने की स्पीड है v1 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड है v2 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट की तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जिसमें जाने का टाइम आप निकालेंगे दैट इज t1 x अपॉन v1, उसके बाद बैक होने का टाइम t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। एवरेज स्पीड दैट इज v, कंसीडर करते हैं इसको, 2x अपॉन एलसीएम होगा v1 v2, ये आएगा रिजल्ट v2x, ये रिजल्ट आएगा v1x। आगे बढ़ते हैं, विल बी इक्वल टू 2x अपॉन x कॉमन v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये देखिए कैंसिल आउट, ये रिजल्ट आ चुका है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने है
2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। बट उन्होंने क्या किया और चालाकी चली है, ऑप्शन जो दिया है वो दूसरे फॉर्म में दिया है। अब ऑप्शन दूसरे फॉर्म में दिया, आप उसको यहाँ तक सॉल्व करके बैठे हैं, बट ऑप्शन दूसरे फॉर्म में दिया तो उसको ऑप्शन किस तरीके से दे सकते हैं, एक तो रिजल्ट आपका डायरेक्ट पूछ सकते हैं b = 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन है तो आपका पर्पस सॉल्व हो गया। बट अगर इसका दूसरा ऑप्शन है जो किस तरीके से पूछा गया है, दूसरा ऑप्शन को मैं आपके सामने लाता हूं, दैट इज देखिए आप b = इतना लिखा है, अगर हम इसको लिखते हैं दैट इज b/2 इज इक्वल टू b1 b2 अपॉन v1 प्लस v2। मैं क्यों कर रहा हूं ये कर रहा हूं ऑप्शन लाने के लिए। मेडिकल में जब क्वेश्चन आया तो वो ऑप्शन आपके ऑप्शन के अंदर है, तो यहां छोड़ने से काम चलेगा नहीं, ये कोई डेस्क्टॉप एग्जाम तो है नहीं, आपका ऑप्शन तक नहीं पहुंचोगे तो सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होगा, मेहनत बेकार जाएगी। उसके लिए हम इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, दैट इज 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b/2 इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं दोनों तरफ, v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये v1 v2 एलसीएम में है, जब एलसीएम में है तो इसका मतलब 2/b v1 अपॉन v1 v2 प्लस v2 अपॉन v1 v2। यहां से आप देखिए ये कैंसिल आउट, 2/b 1/b2 प्लस 1/b1। अब ये ऑप्शन में था, यहां तक पहुंचना मजबूरी थी। बच्चा जब इसको यहां तक ले जाएगा, यहां तक ले जाने के बाद ऑप्शन में था a body covers the certain distance at the rate of v1 km per hour and return back at the rate of v2 km per hour. The average speed of the body or the object is given by ऑप्शन के अंदर ये रिलेशन था जिसमें एवरेज स्पीड आपकी v है। जब ऑप्शन के अंदर ये रिलेशन है तो इस कंडीशन में अब आप यहां नहीं छोड़ोगे, बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, आपका ये नीट का क्वेश्चन है, तो उसको ऑप्शन तक आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे जब आंसर यहां पर आ चुका है तो सर यहां पर इसको क्यों ले जा रहे हैं। क्लियर? अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है बॉडी कवर्स द फर्स्ट ऑफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v1 km per hour एंड नेक्स्ट ऑफ डिस्टेंस एट द रेट ऑफ v2 km per hour। अब आपको सीधे सीधे अगर दो स्टेप्स में कोई जर्नी कंप्लीट होती है, अब आप एक्स बैक्स को उसमें सोचिए, सीधा फार्मूला आ चुका है 2/b 1/v1 प्लस 1/v2। अगर ये जर्नी कंप्लीट होती है 3 स्टेप्स के अंदर, ठीक है, 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा 3/b इज इक्वल टू 1/v1 1/v2 प्लस 1/v3। ओके, अगर ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, फर्स्ट स्टेप में स्पीड v1 है, नेक्स्ट में v2 है, थर्ड में v3 है, 3/b इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अगर आपसे न्यूमेरिकली एवेलुएट कराया गया है इस b को, तो b को सेपरेट कर लीजिए, आपको फार्मूला मिल जाएगा x to x। अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जो मैं कॉन्सेप्ट देके चला गया, एक क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट देके चला गया, ठीक है। एक क्वेश्चन की लैंग्वेज हमारे सामने आई, जिस लैंग्वेज से हमने अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास इस क्वेश्चन के थ्रू एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया, जिस कॉन्सेप्ट से अब हम अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है तो हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? और इस फॉर्म में आता है तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिखता है बिना सॉल्व करे हुए, ये रिजल्ट आपको पता लग चुका होगा, आप इसको बिना सॉल्व करे ही इसको हिट कर सकते हो। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड के ऊपर जो आपके सामने है। अब एवरेज स्पीड पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट इनकी हेल्प से उन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो। नीट में आपको इसके ऊपर नहीं जाना है, इट इज द क्वेश्चन ऑन द एवरेज स्पीड। आफ्टर दैट जब स्पीड में अप्लाई हो जाता है डायरेक्शन, जब स्पीड के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है तो वेलोसिटी बन जाती है। आप नीट के बच्चे हो उसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 11th के बच्चे के हिसाब से बात नहीं कर रहा। जब स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब जब वेलोसिटी बन जाती है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नॉर्मल, इतने लेवल का क्वेश्चन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट आप नीट के बच्चे हो तो बहुत ऊपर तो नहीं, बट इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा जहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके,
अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या फिर डी एक्स अपॉन डी। ठीक, इस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और डी एक्स अपॉन डी टी। इसको लैंग्वेज में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। अब v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में dx अपॉन dt। इसको जब आप ब्रेक करोगे तो इसका मतलब होता है, कर चुके होंगे बच्चे, फिजिक्स पढ़ चुके हो भाई, नीट देने जा रहे हो t2 माइनस t1 रिजल्ट है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको ब्रेक करते हैं। अब डिफरेंशिएशन की फॉर्म में रिजल्ट आपके सामने है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। नॉर्मल कंडीशन है, डिफरेंशिएशन फॉर्म में आपके पास dx अपॉन dt। आफ्टर दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है एक्सीलरेशन। देखिए चैनल से चल रहा हूं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन नहीं आता है, और जब वेलोसिटी मूव वेरी करती है तो एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है। अब एक्सीलरेशन इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए आप कॉन्सेप्चुअली सुनिए, जो हमारी मोशन है, मोशन टू टाइप की होती है। यहां बात कर रहा हूं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे नाम आएंगे बट यहां बात कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन है, इसके अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है इन दिस कंडीशन एक्सीलरेशन जीरो होगा। आफ्टर दैट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी वेरी करेगी। अब जब वेलोसिटी वेरी करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, इसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन वर्ड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे a is equal to delta v upon delta t, that is dv upon dt। a is equal to delta v upon delta t is equal to dv upon dt। इसको आप एक्सीलरेशन लिखोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए यहां पर हम एक्सीलरेशन पर पहुंच चुके हैं। अब एक्सीलरेशन पर पहुंचने के बाद यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे ही आता है मेडिकल के बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपको कहां तक जाना है, उसके आगे आप बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। आपका क्वेश्चन इतने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आपके हाथ से सही जाएगा। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए यहां पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पर जहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है, वहां पर मैं आपके सामने बेसिक क्वेश्चंस लाता हूं, और नीट में भाई इसी लेवल का क्वेश्चन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पर क्रिएट होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला आपके सामने था dx अपॉन dt और dv अपॉन dt। तो देखिए भाई, अब आपसे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर plus 60 plus 8, find its velocity at t is equal to 2 seconds. Displacement of the body is given by 4t square plus 60 plus 8, find its velocity at the time t is equal to 2 seconds. अब डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, इसको आपने v में कन्वर्ट करना है। जब आपने v में कन्वर्ट करना है, मैंने आपसे कहा था, अभी लिखा था, v का फॉर्मूला है dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस लेवल का तो सिखाया गया होगा भाई, जिस लेवल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप नीट से जा रहे हो। अगर लेवल का बच्चा होता तो मैं वो भी सिखाता, बट यहाँ नीट नहीं है। अगर इतने लेवल पे जाएंगे नीचे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो सिलेबस रुका ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर x इक्वल टू दिस, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा ये रिजल्ट dx अपॉन dt आएगा 8t प्लस 6 प्लस 0, राइट। अब आपके सामने ये v में कन्वर्ट हो चुका रिजल्ट, इसमें आप t पुट करोगे 2 तो आपके सामने ये वेलोसिटी मिल जाएगी मीटर पर सेकंड। ओके, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहा गया होता डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय 4t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 8, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, क्या करना पड़ता? ये वेलोसिटी जो आपकी आ चुकी है इसको फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt
ठीक है, अब आपके सामने रिजल्ट आ चुका है 8t + 6, 8t + 6, इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर ये रिजल्ट बचेगा 8 ओनली, 8 ओनली, ये इसका एक्सेलरेशन आ चुका। क्लियर? यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन क्रिएट होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 4t² + 60 + 8। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, राइट? और आगे ऑप्शंस और भी हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय 4t² + 60 + 8। द मोशन ऑफ द बॉडी, हम आपसे वेलोसिटी या एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहे, हम आपसे मोशन पूछ रहे हैं किस टाइप का, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। अब आप कैसे पहचानोगे? यहाँ पर जो आपका एक्सीलरेशन निकल के आया है टाइम से इंडिपेंडेंट है। अब अगर ये एक्सीलरेशन टाइम से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगी। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब, दोबारा सुन लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी दो तरीके से वेरी करती है, एक इस तरीके से वेरी करती है जिससे एक्सीलरेशन कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और जब वेलोसिटी ऐसे वेरी करती है कि वेलोसिटी भी वेरी करती है और एक्सीलरेशन भी वेरी करता है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहलाती है। यहाँ पर आप देखिए एक्सीलरेशन का जो रिजल्ट है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये जो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन आएगी। अगर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ये एक्सीलरेशन आपका टाइम के साथ आया होता तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट। क्लियर? तो अब आप देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट वो कोशिश करते हैं कि आपको सॉल्व ना करना पड़े और कॉन्सेप्ट आपको पता हो। इसके जस्ट रिवर्स आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके सामने ये रिजल्ट गिवन है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद आपसे पूछें फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर द टाइम 2 सेकंड्स, आपको बैक होना है, इस v को आप इंटीग्रेट करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे आप डिस्प्लेसमेंट पर वापस पहुंच जाओगे, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट पर वापस पहुंच जाओगे, आप टाइम पुट कर दोगे, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपको एक्सीलरेशन गिवन है, b पूछेंगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे b पर आ जाओगे, उसके बाद देन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, इंटीग्रेशन ये a गिवन है, डबल इंटीग्रेट करोगे आपको x मिल जाएगा, टाइम पुट करोगे आपके सामने ठीक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नॉन वेक्टर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, आप इतने में रहिए, आप देखिए आपका नीट का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। एंड आफ्टर दैट अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब अब हम ग्राउंड पर आते हैं। ठीक, अभी भी हम ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर मूव करा रहे थे, अब अगेन ग्राउंड की बात हो रही है। ठीक है, अब ग्राउंड की बात हो रही है तो हम एक क्वेश्चन आपके सामने बोलते हैं, दैट इज अ बॉडी covers the distance s1 in first 2 seconds and distance s2 in next 4 seconds. If the acceleration of the body is 10 meter per second square, find s1 upon s2, और s1 upon s2 will be equal to options आपके सामने पड़े होंगे। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, a body covers the distance s1 in first 2 seconds and distance s2 in next 4 seconds. If the acceleration of the body is 10 meter per second square and body is started from rest, then s1 upon s2 will be equal to, आगे ऑप्शंस आपके सामने होंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड से कॉन्सेप्ट लगेगा, बट लॉन्ग मेथड से जब आप जाओगे आप टाइम बर्बाद कर ले जाओगे, और एक शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से आपका टाइम बच जाएगा। ट्राई करिए 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, उसके बाद देन मैं इसका सलूशन आपके सामने लाता हूं। शॉर्टकट मेथड से आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? Question is discussed by the medical exam that is so many times. Okay, फॉर्मेट यही रहती है, इसको हम बदलते हैं डिजिट्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, बट क्वेश्चन को जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, जब आप पेपर देंगे आप देखेंगे मैं काइनेटिक्स में जो आपको करा रहा हूं वो आपको कितना हेल्पफुल जाएगा। तो अब आप देखिए ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट इसमें कैसे आएगा वो आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट वी एवेलुएट द डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at यूज करोगे, u जीरो है, डायरेक्ट अप्लाई करिए हाफ at स्क्वायर हाफ 10 into 2 का स्क्वायर, दैट इज 10 into 2 कितना आ जाएगा 20 रीच है, क्योंकि 2 से जब कट करेंगे 4 को तो 2 बचेगा, s1 कितना आ गया 20।
अब कोई बच्चा 20 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी निकालेगा एंड आफ्टर दैट फिर डिस्टेंस निकालेगा, नेक्स्ट टाइम बर्बाद कर लेगा। हम इनिशियली s1 प्लस s2 निकाल लेते हैं। 0 प्लस हाफ 10 into 6 स्क्वायर, टोटल टाइम एंड डिस्टेंस s1 प्लस s2 होगी ना, तो s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 10 into 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 10 into 36 दैट इज 18, कितना आ गया 180 मीटर। अब s1 प्लस s2 180 मीटर है, तो s2 कितना हो जाएगा भाई 180 माइनस s1, 180 माइनस 20 दैट इज 160। आपसे ऑप्शन में s1 अपॉन s2 की वैल्यू पूछी है, दैट इज इक्वल टू 20 बाई 160 s1 अपॉन s2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन आप देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर्स में आपको क्वेश्चन दिखेगा, ओके, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चंस, इसमें कई तरीके से फॉर्मेशन हो सकती है, पर जैसे ही हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन लंबा चला जाता है, यही लेवल में चला जाता है, जरूरत नहीं है, ओके। अब स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी भी होती है। स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी जब होती है तो उस कंडीशन में अंडर ग्रेविटी पर आपको क्वेश्चंस करने, ठीक। एक क्वेश्चन बहुत डिस्कस होता है, दैट इज नॉर्मल क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा हूं जिससे आपको छोटे छोटे बच्चों की तरह स्टार्टिंग, अब आपको सिर्फ कम से कम नीट लेवल टच हो, उसके अकॉर्डिंग अ बॉडी टेक्स द टाइम t to complete the certain height, takes the time t to complete the certain height. What will be the time taken by the body to return at the ground? वापस आने में कितना टाइम लगेगा? ध्यान रखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करते हैं अपवर्ड्स, जितना टाइम वो ऊपर अपनी वेलोसिटी जीरो करने में लगाती है उतना ही टाइम उसको बैक होने में लगता है, सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्रिएट होता है, दैट इज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अ बॉडी इज थ्रोइंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रिटर्न एट द ग्राउंड? A body is throwing upwards with velocity 40 meter per second. How much time does it take to return at the ground? कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका, आपको पता लगाना है कि कितने टाइम में ये वापस आएगी। जितना टाइम अपलिफ्ट करने में लगेगा उसका डबल टाइम कर दीजिए, अपलिफ्ट करने का टाइम निकालिए उसको डबल कर दीजिए, क्योंकि जितना टाइम इसको पहुंचने में लगता है उतना टाइम बैक होने में लगता है। प्रूव्ड है, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं, बट ये टाइम नहीं है कि आपको प्रूव करके डिटेलिंग बताऊं। यहाँ आपको शॉर्टकट चलना है तो शॉर्टकट के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं। अब आप जाने का टाइम निकाल दीजिए, जाने का टाइम अगेंस्ट ग्रेविटी अगर जा रही है ऑब्जेक्ट तो आप यूज करिए v इज इक्वल टू g। आपने इसको थ्रो किया है 40 से, ये तब तक उठेगी जब तक इसका b 0 नहीं होगा, तो 40 माइनस 10t, क्लियर, दैट इज t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, रिटर्निंग टाइम 4 सेकंड, दैट मींस टाइम लगेगा इसको 8 सेकंड टू रिटर्न एट द ग्राउंड, ओके बच्चे। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दैट इज टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 4m। मैं नॉर्मल माइंड से बोल रहा हूं, बट आपके क्वेश्चन में m की जगह 6m हो सकता है, 8m हो सकता है। टू बॉडीज हैविंग द मासेस m एंड 4m आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द हाइट्स h1 and h2, allowed to fall from the heights h1 and h2. They takes the time t1 and t2. The ratio of t1 and t2 will be equal to, दोबारा सुनिए, two bodies having the masses m and 4m are allowed to fall from the two different heights h1 and h2. They take the time t1 and t2. The ratio of t1 upon t2 will be equal to, t1 और t2 का रेशियो आपको बताना है, ओके। अब स्किल आपको यहाँ यूज करनी है, कटिंग क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, सीधी सी बात है। अब आपको स्किल क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया, आपको बताना है t1 और t2 का रेशियो क्या होगा, ओके बच्चे, ठीक है भाई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री फॉल जो मोशन है मासेस से इंडिपेंडेंट है। फ्री फॉल मोशन मासेस से इंडिपेंडेंट है, किसी भी इक्वेशन में आप मास यूज नहीं करते, m और 4m का मतलब ही खत्म हो गया। अब दोनों ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, दोनों ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, तो पर्पज आपका सॉल्व हो गया। h1 हाफ g t1 स्क्वायर, t1 इज इक्वल टू 2h अपॉन g का रूट,
बिल्कुल सिमिलर, T2 इज इक्वल टू 2h अपन h1 h2 का रूट। अब आप डिवाइड करोगे तो T1 अपन T2 अंडर रूट h1 अपन h2। ऑप्शन में आपके पढ़ा होगा h1 अपन h2। अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, रिजल्ट इज ओके। सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने नेक्स्ट बोलता हूं, दैट इज अ बॉडी टेक्स द टाइम t to reach the ground and falling from the height h. When the body is falling from the height h, it takes the time t to reach the ground. The position of the body from the ground after t by 4 seconds will be equal to, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, a body is allowed to fall हो रही है and takes the time t to reach the ground और h हाइट से fall हो रही है। क्वेश्चन है t by 4 सेकंड के बाद इसकी ग्राउंड से पोजीशन कहां होगी? व्हाट विल बी इट्स पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t by 4 सेकंड्स? क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप देखिए इसको आप ट्राई करिए t by 4 सेकंड्स पे ये कहां होगी। अब आप अपनी स्किल अप्लाई करिए, मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस दे रहा हूं यही लेवल आपके नीट का, इससे ऊपर आपको नहीं जाना। ओके, अब किसी भी हाइट को आप इमेजिन कर लीजिए, ये हाइट h है, इसको गिरने में किसी ऑब्जेक्ट को टाइम t लगता, ठीक है। अब आप देखिए इसको गिरने में किसी ऑब्जेक्ट को टाइम t लगता, फ्री फॉल हो रही है, तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। इस कर नहीं सकते, इसको यही छोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते रहने चाहिए, प्रोसेसिंग एकदम फास्ट। नाउ व्हाट विल बी इट्स पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, तो t by 4 सेकंड के बाद ये टॉप से कहां होगी? फिर टॉप से स्टार्ट करिए, h डैश इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g t by 4 का स्क्वायर, 0 प्लस हाफ g t by 4 का स्क्वायर, दैट इज h डैश इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर बाय 16। ठीक है, हाफ g t स्क्वायर को कैसे नहीं करते, ये रिजल्ट आया 1/16 इनटू हाफ g t स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर h के इक्वल है, आप देखिए सामने लिखा हुआ है h डैश, कितना आ गया h by 16, h डैश कितना आ गया h by 16। अब h डैश की वैल्यू h by 16 आ चुकी है, मतलब ऑब्जेक्ट टॉप से कितना गिर चुका है h by 16। अगर ऑप्शन के अंदर टॉप से वैल्यू पूछते हैं तो h by 16 ऑप्शन आ चुका है, बट वो ग्राउंड से पूछ रहे हैं, ग्राउंड से जो इसकी वैल्यू आएगी h माइनस h by 16, दैट इज 16h minus h by 16 will be equal to 15h by 60। नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा आपको अपने स्किल यूज करनी है। ओके बच्चे, तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज आल्सो द एक्सपेक्टेशन फॉर द 2023। नाउ द नेक्स्ट इज, आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो डिस्कस हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए हम नेक्स्ट स्टेट एंड मोशन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग A body is allowed to fall from the height। समझ रहे होंगे, अगर आप नीट दे रहे हैं तो वही बच्चा इस फास्ट लेक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है। A body is allowed to fall from the height 100 meter। At the same time, another body is throwing upwards with velocity 50 meter per second। When and where these bodies meet with each other, right? A body is allowed to fall from the height 100 meter। At the same time, another body is throwing upwards with velocity 50 meter per second। When and where these bodies meet with each other, ये दोनों कब और कहाँ मिलेंगी? अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कब कहाँ कब मिलेंगी, टाइम निकाल दीजिए। अगर टाइम और पोजीशन दोनों पूछिए तो आपको टाइम और पोजीशन दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो अब आप देखिए ये दोनों कहाँ मिलेंगी, फिर आप अपनी इक्वेशन पर आइए। सबसे पहले आप इमेजिन करिए हाइट h। ओके, अब हाइट h है आपके सामने, कंप्लीट हाइट है। एक बॉडी को यहां से ड्रॉप किया गया है और दूसरी बॉडी को यहां से थ्रो किया गया है। जिसको थ्रो किया गया है उसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड और जिसको ड्रॉप किया गया है उसकी इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, राइट।
हमने टॉप से स्टार्टिंग की है, हम कंसीडर करते हैं कि टॉप से, ठीक है, एच, टॉप से एच कंसीडर कर लेते हैं, और जो टोटल एच है आपका वो 100 मीटर गिवन है। ठीक है भाई, ये एच आपको 100 मीटर गिवन है, इसको अगर हम चाहें तो एक्स ले सकते हैं, इसको एक्स ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स इक्वल टू आपके सामने 100 मीटर गिवन है, और टॉप से ये एच जिसको आपने ड्रॉप किया है, और ये टी टाइम के बाद दोनों मिलती हैं। टी टाइम आपने सपोज किया कि दोनों टी टाइम के बाद मिलती हैं। जो ड्रॉप कर रहे हैं उसके लिए आप यूज करिए h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, कुछ हमें पता ही नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ दें। जिसको आपने थ्रो किया है वो डिस्टेंस कवर करेगी 100 माइनस एच, कितनी कवर करेगी 100 माइनस एच, अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी 100 माइनस एच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड से आपने फेंकी है 50 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आप देखिए हाफ जी टी स्क्वायर एच के इक्वल आपको गिवन है, जो कि 100 माइनस एच इज इक्वल टू 50 टी माइनस एच, ये कैंसिल आउट, 100 इज इक्वल टू 50 टी, टी आ गया आपके सामने 2 सेकंड। ओके, अब टी 2 सेकंड आ चुका है, तो इसका मतलब ये 2 सेकंड के बाद मिलेंगी। कहां मिलेंगी? अगर ग्राउंड से पूछें तो ग्राउंड से निकाल दीजिए, टॉप से पूछें तो टॉप से आपका आंसर निकला रखा है, h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज टॉप से डिस्टेंस आ रही है 20 मीटर, ग्राउंड से पूछेंगे तो ग्राउंड से डिस्टेंस आ रही है 80 मीटर, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके बच्चे, अब आप देखिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पर क्वेश्चंस कराएं, स्ट्रेट लाइन मोशन पर आपको इस लेवल पर मूव करना है, इससे आगे मत जाइए। ठीक, वो जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको आप ढंग से करिए ना, आफ्टर दैट अपने प्रीवियस ईयर पर जाइए और कुछ मत करिए, किताब इसमें उठाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप अपने फार्मूलाज पढ़िए एज वेल एज कॉन्सेप्ट पढ़िए, एंड आफ्टर दैट सेलेक्टेड क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर्स। ओके बच्चे, स्ट्रेट लाइन मोशन पर हमने आपको क्वेश्चंस कराए, इन पे ध्यान दीजिए। कल हम स्ट्रेट लाइन मोशन आगे बचा है, इसमें वेक्टर अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जब वेक्टर पढ़ा देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के कुछ क्वेश्चंस में वेक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो रिलेटिव मोशन वेक्टर के थ्रू हो पाता है, मैं और वेक्टर आप रिलेटिव मोशन बताएंगे। हालांकि आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन हो सकता था, बट आफ्टर वेक्टर एक दो क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का और इन्वॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको यहाँ पर मूव करना है। आप देखिए कितना आसान काम है, बट आप फिजिक्स में फंस के रह जाते हो, इतना कुछ नहीं है। ओके, आप अपने कॉन्सेप्ट चैप्टर को ढंग से पढ़िए ब्रीफिंग में टीचर के थ्रू, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चंस पे जाइए, और ये टाइम है आपको प्रीवियस ईयर पर जाने का एज वेल एज सिलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक, जो मैंने आपको बताया। ओके बच्चे, उसके बाद देन टू डायमेंशनल मोशन, वेक्टर एज वेल एज, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके, थैंक्स।